हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है और ये हमको 5 नंबर देकर जाता है भैया, क्योंकि ये किसी ना किसी बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी सेट में जरूर ही पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में अपवर्तनांक के सूत्र को हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ये वीडियो आप देख लिए तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और तुमको याद नहीं करना पड़ेगा जो सूत्र याद करते हैं। तो देखो, हमें अपवर्तनांक के प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र का निगमन करना, तो सबसे पहले हमें एक प्रिज्म बनाए। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना होता है। मतलब प्रिज्म कुछ इस प्रकार का होता है। देखो, इधर एक सतह है, एक नीचे सतह, इधर से त्रिभुजाकार 2 सतहें होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो ये जैसे हमारा एक हो गया प्रिज्म। प्रिज्म का जैसे ये हुआ ए बी सी, एक प्रिज्म है। अब अपवर्तनांक का सूत्र आएगा तो यही लिखना है कि माना एक ए बी सतह वाला प्रिज्म है। अब ए बी सतह वाला प्रिज्म है। अब यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है, तो हम माने कि इस प्रिज्म पर एक किरण आपतित किए, एक किरण आपतित किए। इस किरण को हम क्या कह देंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, जो ये हमारी किरण होगी, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। जो प्रिज्म का जो बाहर वाला माध्यम है, तो जो हमारा बाहर वाला माध्यम वो विरल माध्यम हुआ, और जो प्रिज्म के अंदर वाला माध्यम हुआ तो ये हमारा कैसा माध्यम हुआ? सघन माध्यम, क्योंकि कांच है। प्रिज्म एक कांच का बना, तो अंदर वाला कैसा है? सघन माध्यम। तो हम अगर एक किरण आपतित किए तो देखो, इस आपतित किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं अपवर्तन की व्याख्या कि अगर कोई चीज, कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जाएगी? सघन माध्यम से, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो विचलित हो जाएगी तो हमको पता है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की और झुक जाती है। तो इसको जानना इसे था, तो हम इस बिंदु पर एक खींचेंगे अभिलंब। तो हमें भैया पता है ये आतन बिंदु, ये आतन बिंदु। तो आतन बिंदु से एक ऐसी सीधी रेखा खींच देंगे तो यही हमारी क्या हो जाएगी? अभिलंब। ये हमारा हो गया अभिलंब। तो इसको जाना ऐसे था, तो ये अभिलंब की ओर झुक गए, तो इस प्रकार ये निकल रही है, इस प्रकार निकल रही है। लेकिन ये सघन माध्यम है, तो सघन से फिर से बाहर निकलेगी। तो हमें पता है कि यहाँ अगर इसमें जो प्रिज्म है, अपवर्तन कितने बार होता है? 2 बार। एक बार यहाँ से होगा, एक बार स्पष्ट होगा। अब ये सघन माध्यम है और इस सघन माध्यम से जाएगी कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो ये किरण जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये भैया जा रही है सघन से विरल में, सघन से विरल में। तो ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब ये सघन से विरल में, जो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक खींचेंगे अभिलंब, एक खींचेंगे अभिलंब। तो ये हमारा, ये इसके लिए आतन बिंदु हुआ, तो ये हुआ हमारा आतन बिंदु। तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब। अभिलंब। तो इस किरण को जाना ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगी, थोड़ा दूर। देखो, इधर जाना था तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट गई। तो इस किरण को हम कहते हैं भैया निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो हमें पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आई। आतन कोण, आतन कोण। तो ये अगर ये आई हुआ, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? ये इसे I1 मान लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I2। ये हो जाएगा I2 हो जाएगा। यहाँ पर इनका क्या हुआ है? अपवर्तन, अपवर्तन हुआ है। ये अपवर्तित किरण, ये हमारी कौन सी किरण हुई? अपवर्तित किरण। और हमें पता है अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये हुआ अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लिखते हैं R से, उसे लिखते हैं R से। तो ये क्या हो गया हमारा R। यहाँ भी अपवर्तित किरण अभिलंब है, तो इसे हम मान लेंगे ये R1 है और ये हमारा क्या हो गया? R2। तो ये किरण आपस में देखो यहाँ कहीं नहीं मिले, तो हम इस निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिए और आपतित किरण को आगे बढ़ाते हो, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इसे कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण। देखो, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए ना था, तो ये किरण इतना मुड़कर इस प्रकार चली गई कि नहीं। देखो, ये किरण जा रही थी ऐसे,
इसका विचलन इस प्रकार, ये किरण ऐसे जाने लगी कि नहीं, ये किरण ऐसे जा रही थी, ये इस प्रकार गई, तो यहाँ पर इतना विचलन हुआ कि नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं विचलन कोण। ये डेल जो है इसे हम कहते हैं विचलन कोण। तो ये पूरा जब कोई प्रिज्म है तो इसमें अपवर्तन किस प्रकार होता है तो अच्छे से समझ गए हो, ठीक। तो अब हम इसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखते हैं, अपवर्तनांक का सूत्र। अब जो ये यहाँ पर कोण है तो इसे हम मान लेते हैं n, इसे मान लेते हैं n। तो हम सबसे पहले ले लेंगे चतुर्भुज। देखो एक चतुर्भुज, इसका नामकरण कर दो, ये a है तो हम इसे दे दें s और इसे दे दें हम t। तो एक चतुर्भुज कौन बनता है, ASN एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज होता है चार भुजा से घिरी हुई आकृति, ASN और T। तो हम कह रहे हैं चतुर्भुज ASNT से हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग 360 होता है, चारों भुजाओं का योग 360 होता है। तो यहाँ देखो चतुर्भुज में कितने कोण है भैया, एक कोण A है, एक कोण S है और एक कोण N है और एक कोण T है। तो कोण A ये होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण, ये होता है A, प्रिज्म कोण A। तो ये हमारा क्या हो गया A। अब इसके बाद ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, तो अब इस वाले कोण को S दे देंगे तो कुछ लोग ये भी समझ लेंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, AST ASN। तो कौन का सा कोण हुआ, ASN। मतलब जो बीच वाला होता है कोण ही, ये कोण कौन है, S। जैसे हमारा इस प्रकार लिखा है ABC लिख दिए हम, कोण ABC। तो चाहे कोण ABC लिखो चाहे क्या लिखो, कोण B लिखो, बात वही होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इस कोण को दिखाना चाहते हैं, हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम एक कोण A ले लिए, दूसरा कोण कौन है, हम ले लिए ASN, मतलब ये वाला कोण S वाला, ये S है। इसके बाद N वाला, तो SNT, मतलब ये N वाला देखना है ना, तो इसे हम कह सकते हैं भैया SNT, इसका मतलब कोण N, कोण N। इसके बाद हम देख लेंगे ATN, तो ATN बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। अब हमें भैया पता है कि जो ये हुआ आपतन बिंदु और ये हुआ हमारा क्या चीज, अभिलंब, ये हुआ अभिलंब। तो आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो यहाँ पर कोण बनता है टोटल कितना होता है, 90, टोटल होता है 90। ये A हुआ, A का तो मान पता नहीं है, A से लिख दिए हम। जो ASN हुआ, तो जो ASN ये टोटल होता है 90, क्योंकि ये अभिलंब हुआ, अभिलंब और आपतन बिंदु, जैसे ये हमारा हुआ अभिलंब और ये हुआ आपतन बिंदु, तो यहाँ कोण कितना होता है, 90, कोण होता है 90। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90। SNT N वाला कोण हमें पता नहीं है, N वाला कोण पता नहीं है, तो इसको इसी प्रकार लिख देंगे SNT। ATN ये भी तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ आपतन बिंदु, तो यहाँ पर जो कोण होगा वो भी कितना होगा, 90, ये भी होगा 90 अंश, बराबर कितना हुआ, 360। देखो हमें A इधर लिख देंगे, सबको उधर भेज दो भैया। ये क्या हुआ, 90 90 180, ये लिखा था 360, ये 90 90 180 उधर गया तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 180। SNT भी उधर चला गया तो कोण SNT। देखो एक पक्ष से कोई भी पद दूसरे पक्ष में जाता तो प्लस में है तो माइनस, ये 90 प्लस में था, 90 और 90 180 उधर गया तो माइनस का 180, ये प्लस में उधर गया कैसा हो जाएगा, माइनस। तो A 360 में से 180 घटाएंगे तो बचा हमारा कितना, 180, कोण SNT। इसे हम क्या दे देंगे, समीकरण 1, समीकरण 1। अब भैया SNT हो गया, इतना हो गया, A बराबर 180 SNT। अब हम लेना शुरू करेंगे त्रिभुज। तो हम देख रहे हैं कि देखो भैया एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा, एक त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज SNT, त्रिभुज SNT में हमें पता है त्रिभुज के कुल कोणों का योग 180 होता है। चूंकि हम यहाँ SNT का मान निकालना चाहते हैं, SNT का मान निकालना चाहते हैं,
तो देखो एस एन टी, तो त्रिभुज के कुल कोणों का 180 होता, तो यहाँ पर एक कोण, तो हम जानते हैं त्रिभुज के कुल कोणों का R1 प्लस R2 प्लस त्रिभुज एस कोण एस एन टी बराबर कितना हो जाएगा 180 हो गया। तो हम यहाँ R1 प्लस R2 ये प्लस में उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा एस एन टी, कोण एस एन टी उधर गया प्लस में था तो उधर गया हो गया माइनस में हो गया। ठीक, इतना अच्छे समझ रहे हो ना। तो R1 प्लस R2 हम जानते हैं ये वाला पूरा पद 180 माइनस एस एन टी किसके बराबर होता है ए, तो ये हमारा क्या हो गया ए के बराबर। ये हम किससे समझे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इतना हम समझ गए भैया। तो इस समीकरण को हम क्या दे दें नाम 2, इस समीकरण को नाम 2 दे दें। तो हम आगे देखो यहाँ पर r का मान पता चल चुका है और हमें अगर अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है n निकालना है तो sin i बाई sin r, तो sin i और r का मान पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ हद तक कि r का मान पता चल चुका है क्योंकि R1 प्लस R2 तो r का मान पता चल चुका है। अब हम i वाला पद देखें तो भैया एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए हम सूत्र का जब निगमन करवाए थे तो हम एक गुण बताए थे कि जैसे कोई एक त्रिभुज है इस प्रकार तो जो बाहर वाला कोण होता है अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। तो बाहर वाला कोण कौन है C और अंदर वाला कोण कौन है A और B, तो योग के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर इस बिंदु को हम P मान लें तो त्रिभुज SPT में तो यहाँ बाहर वाला कोण डेल है और अंदर वाले कोण ये दोनों है कि नहीं, एक कोण ये है और एक कोण ये है। अब हमें ये कोण पता होना चाहिए, ये कोण पता होना चाहिए। देखो ये है I1 तो इसके ये सामने तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख मतलब जैसे ये कोण ये है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होता है, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये I1 है तो टोटल ये भी I1 होगा, लेकिन हमको मतलब इससे तो I1 में से क्या माइनस कर दे R1, तो I1 माइनस R1 हो जाएगा, I1 माइनस R1। दूसरे ये I2 है तो ये भी टोटल कितना होगा I2, लेकिन हमें ये पता करना है तो I2 में से माइनस क्या कर दें R2, तो I2 में से माइनस हम क्या कर दिए R2। तो अगर त्रिभुज SPT में देखें तो बाहर वाला कोण कौन है डेल, अंदर वाले कोण के योग के बराबर होगा R1 प्लस अंदर वाले यही दो कोण तो थे R2। तो यहाँ हम डेल बराबर I1 प्लस R2 एक साथ में कर लो, R1 माइनस R2 एक साथ में कर लिए। तो हम डेल I देखो यहाँ पर इतना हो गया। अगर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं I1 प्लस R2, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में कर दो तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये हो गया। इसे समीकरण क्या दे दो 3, समीकरण 3। इतना अच्छे समझ आ गया ना। तो अब हम देखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो अल्पतम विचलन की स्थिति होती है तो उसमें जो I1 I2 होता है, I1 I2 किसके बराबर होता है I1 I2 को हम किसके बराबर मान लेते हैं I, और जो R1 R2 होता है उसको बराबर किसके मान लेते हैं R, और जो डेल होता है डेल का जगह क्या दे देते हैं डेल m, मिनिमम ठीक, डेल m दे देते हैं। तो हम एक एक पद से देखें। अगर हम समीकरण 3 में देखें, समीकरण 3 में देखो यहाँ से अगर हम एक एक समीकरण में देखें, हम देखो यहाँ पर अगर पहले कर लें समीकरण 2 में तो यहाँ R1 R2 दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, R1 R2 दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ भी R लिख सकते हैं और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं R, और यहाँ कितना है A, तो R कितना हो जाएगा 2R बराबर कितना आ गया A, 2R बराबर हमारा यहाँ पर A हो गया। और अगर हम समीकरण किस में देख लें 3 में तो यहाँ डेल के जगह हम क्या लिख देंगे डेल m, डेल के जगह डेल m I1 I2
दोनों क्या हैं I के बराबर। हम कह चुके अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 R2 किसके बराबर हो जाएंगे I, यहाँ R1 R2 किसके बराबर हो R के बराबर हो जाएंगे RR। तो डेल M I 2I RR 2R RR 2R हो गया। अब हम इस डेरिवेशन को भैया इधर कर रहे हैं क्योंकि इधर जगह बची नहीं है। हम देख रहे हैं यहां से अगर हम R का मान निकालें, देखो अगर पहले इसको आगे करें डेल M है, डेल M तो हमारा डेल M 2I, पहले एक पद का निकाल लें 2I, 2R के जगह हम क्या लिख सकते हैं A, क्योंकि हमें पता है 2R बराबर ही कितना है A, तो हम यहाँ I का मान निकाल सकते हैं। ये इधर आएगा तो माइनस में इधर आए कैसा हो जाएगा प्लस में, तो डेल M प्लस है डेल M प्लस A। और अगर हम I का मान निकाले तो डेल M प्लस A/2 तो ये हमारा क्या मान निकल चुका है I का, ये निकल गया I का। हम जानते हैं 2R बराबर A है, 2R बराबर A, तो R बराबर कितना हो जाएगा A/2, R बराबर A/2। तो यहाँ हमारा दोनों मान निकल चुके। ठीक, अब हम कहेंगे अतः अपवर्तनांक सूत्र देखना ना, अतः स्नेल के नियम से, अतः स्नेल के नियम से हम जानते हैं n बराबर क्या होता है साइन I बाई साइन R, n बराबर साइन I बाई साइन R। इस सूत्र को भैया यहाँ लिख दे, n बराबर साइन I बाई साइन R होता है। n बराबर यहाँ कितना है साइन, तो साइन लिख दो। I का मान कितना आया है डेल M प्लस A/2 बटे में क्या है साइन R, साइन R, और R का मान हमारा कितना आया है A/2। तो ये हो गया कि प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, n बराबर साइन A डेल M प्लस A/2 और साइन A/2। तो ये होता है अपवर्तनांक का सूत्र। इनका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, जो सवाल होते हैं, उनको हम करवाएंगे। और ये बहुत ही जरूरी चैप्टर था भैया।